Hello everyone, myself Dr. Stuti Verma and today we are going to study biosynthesis of purine. बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसकी मेटाबॉलिज्म से शुगर, फास्फेट और बेस बनते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर, फास्फेट और बेस से बना होता है। बेस में कौन कौन से बेस होते हैं? प्यूरिन और पेरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन। ये सारे जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और शुगर होती है, इसमें पेंटोज शुगर होती है। तो दो तरह की डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और डीराइबोज शुगर होती है। और ये जो पाथवे है दो तरह से पाथवे फॉलो होता है। एक तो न्यू कंपाउंड से सिंथेसिस होती है प्यूरिन की, दूसरा जो पहले से ही हमारे प्रोडक्ट या कह लीजिए सबस्ट्रेट रहते हैं हमारी बॉडी में, डीएनए हैं जैसे आरएनए हैं, उनके डिग्रेडेशन से होती है। सब बॉडी के सभी ऑर्गन्स में होती है और लीवर इसका मेन साइट है। और दूसरा ये है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्रेन में ये प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होती है। अब प्यूरिन की सिंथेसिस में एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एन फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ग्लूटामिन और राइबोज शुगर ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। कौन कौन से? अमीनो एसिड जैसे कि एस्पार्टेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया और ग्लूटामिन हो गया, ये पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट इसमें दो जगह अपना फॉर्मिल ग्रुप डोनेट करते हैं। और जैसे C6 है, कहाँ से जो कार्बन है 6 नंबर का वो C2 इनकॉर्पोरेट करता है। इसी तरह से जो C3 है हमारा, C3 कहाँ से आया? ये ग्लाइसिन से ये वाला कार्बन आता है। इसी तरह से C8 जो है फॉर्मिल से आता है, फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट से आता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट से आता है। इसी तरह से N जो है हमारा N9 ग्लूटामिन से आता है। और आपका N3 जो है, N3 आपका ग्लूटामिन से आता है। इसी तरह से जो C2 है वो फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आता है, N-टेट फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। और N1 है एस्पार्टेट से आता है। इस तरह से एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, कार्बन डाइऑक्साइड और एस्पार्टेट ये सारे क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारा। ये देखिए, ये इसमें साफ दिख रहा है, ये CO2 है, ये कार्बन नंबर 6 है, यानी कि CO2 का इनकॉर्पोरेशन इस कार्बन काम C2 कहाँ से आई? ये कहाँ से आया? ये कार्बन CO2 से आया। इसी तरह से ये वाला नाइट्रोजन ग्लाइसिन से आया, ये वाला कार्बन जो है हमारा फॉर्मेट से आया। इसी तरह से ये दोनों नाइट्रोजन ग्रीन वाले कहाँ से आए? एमाइड हैं, ये जो नाइट्रोजन है एमाइड है ये, और ये ग्लूटामिन से आया। इसी तरह से ये वाला कार्बन जो है हमारा फॉर्मेट से आया और N1 जो है एस्पार्टेट से आया। तो सोर्सेस ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ द प्यूरिन रिंग, कौन सा सोर्स है, कहाँ से ये एटम आए, ये सारा इस फिगर में दिया गया। तो ये सारे CO2, ग्लाइसिन, फॉर्मेट, एमाइड, ग्लूटामिन, फॉर्मेट और एस्पार्टेट ये सारे क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लगभग 11 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें। एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस वेयर सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इन, इसमें जो सबस्ट्रेट है मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन बायोसिंथेसिस सिंपल कंपाउंड आर मॉडिफाइड कन्वर्टेड इनटू अदर कंपाउंड और जॉइंटेड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस ऑफन कंसिस्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। द प्यूरिन आर बिल्ड अपॉन द प्री एग्जिस्टिंग। और ये जो प्यूरिन सिंथेसिस है राइबोलोज 5 फास्फेट से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग मटेरियल इसका कार्बोहाइड्रेट होता है राइबोलोज 5 फास्फेट। और राइबोलोज 5 फास्फेट हमें कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लाइकोलिस। फिर ये HMP सेल से हमें राइबोलोज 5 फास्फेट मिलता है। और लीवर इसका मेजर साइट है जहाँ पे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। आरबीसी, ब्रेन और WBC में इसकी सिंथेसिस नहीं हो सकती।
नहीं होती है। देयर आर टू पाथवे डिनोवा सिंथेसिस, इसमें नए कंपाउंड से सिंपल प्रिकर्सर, बायोकेमिकल पाथवे वेयर न्यूक्लियोटाइड आर सिंथेसाइज फ्रॉम न्यू सिंपल प्रिकर्सर। यहाँ जो सिंथेसिस होती है प्यूरिन की न्यू मटेरियल से होती है, जबकि साल्वेज में जो पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं उनसे सिंथेसिस होती है, उनके जैसे कि डीएनए और आरएनए के डिग्रेडेशन से होती है। तो ये तो पाथवे हो गए। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ग्लाइसिन और एडेनिन और ग्वानिन की सिंथेसिस के लिए? तो आपको बताया था कि राइबोलोज 5-फास्फेट एटीपी के साथ मिलके फास्फोराइबोसिल पायरोफास्फेट बनाता है, जिसको हम PRPP कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है एटीपी की प्रेजेंस में होती है। इसमें 2 फास्फेट आपके राइबोलोज 5-फास्फेट के साथ जुड़ते हैं और PRPP बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फास्फोराइबोसिल पायरोफास्फेट। फास्फोराइबोसिल पायरोफास्फेट। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूटामिन, नेक्स्ट स्टेप में हमारी ग्लूटामिन ट्रांसफर द एमाइड नाइट्रोजन टू PRPP। अब ग्लूटामिन जो है हमारी पायरोराइबोसिल फास्फेट के साथ क्या करती है, ये ऐड होती है और ये कैटालाइज किससे किया जाता है, ग्लूटेमाइल अमीडो ट्रांसफेरेज से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है जिसको हम गार कहते हैं, वो बनता है गार, यानी कि ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। ग्लाइसिनामाइड यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, ग्लाइसिन। पहले वाले प्रोसेस में हमारा ग्लूटामिन जुड़ रहा था, दूसरे स्टेप में हमारा क्या जुड़ रहा है, ग्लाइसिन जुड़ रहा है। तो फास्फोराइबोसिलामीन रिएक्ट विद ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन और किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, और क्या बना रहा है, ग्लूटासिनामाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बना रहा है, गार बना रहा है। और ये जो है रिएक्शन गार के जो है सिंथेटेज की प्रेजेंस में कैटालाइज्ड होती है। अब यहाँ पे जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है फॉर्मिल ग्रुप देता है, इसमें फॉर्मिल ग्रुप अपना दे देता है, N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनेट करता है फॉर्मिल ग्रुप। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड, यानी कि फॉर्मिल जुड़ गया, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बन गया। अब कौन सा ग्लूटामिन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है फिर से, और यहाँ पे सेकेंड अमाइडो ग्रुप देता है ग्लूटामिन और बनाता है फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फास्फेट कैटालाइज्ड बाय द सिंथेटेज। उसके बाद इमिडाजोल रिंग क्लोज हो जाती है और ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या बनता है, 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फास्फेट। और ये जो रिएक्शन है किसके थ्रू कैटालाइज होती, सिंथेज के थ्रू कैटालाइज होती है। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि CO2 का इनकॉर्पोरेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है और राइबोसिल 5-फास्फेट बनता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है वो कार्बोक्सिलेज काम आता है, कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में होती है। अब एस्पार्टेट जो कंडेंस्ड होता है अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेज राइबोलोज 5-फास्फेट में और फॉर्म करता है अमाइनो इमिडाजोल 4-सक्सिनिल कार्बेमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बनाता है। ये भी रिएक्शन सिंथेटेज की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा एडिनोसक्सिनेट क्लीवेज जो होता है, ये यहाँ पे एडिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, कैटालाइज करता है रिएक्शन को, और अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट इज रिटेन्ड। और यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं अमीनो इमिडाजोल 4-कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट। और नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो हमारा N10FT THF था, यानी कि N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट था, वो फिर से अपना 1 कार्बन माइटी देगा और क्या बनाएगा, प्रोड्यूस 5 फार्मामाइडो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट। और ये
फॉर्मिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है कैटालाइज्ड होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द साइक्लोहाइड्रोलेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और रिंग क्लोजर होता है विद एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले राइबोलोज 5-फास्फेट है जो कि PPRP सिंथेटेज की एंजाइम में बनाया फास्फोपाइरोराइबोसिल पाइरोफॉस्फेट बना। फिर उसके बाद ग्लूटामिन इन्वॉल्व हुआ और ग्लूटामेट हमारा निकल गया और PRPP ग्लाइसोमाइल अमीनो ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में हमारा 5-फास्फोराइबोसिल एमीन बना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा ग्लाइसिन जो है पार्टिसिपेट किया ग्लाइसिन ने ATP की प्रेजेंस में, और यहाँ पे एंजाइम सिंथेटेज यूज हुआ और गार की सिंथेसिस हुई। गार की सिंथेसिस होने के बाद जिसको हम ग्लाइसिनोमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फॉर्मिल का N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है अपना एमाइडो ग्रुप देगा तो कंपाउंड बना फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बना। ये देखिए ये 5-फास्फेट बना। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये जो है इमिडाजोल रिंग की क्लोज, ये देखिए इमिडाजोल रिंग बनी यहाँ पे, और ये अब यहाँ पे फर्दर ये क्लोज होगी और हमारा बनेगा 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फास्फेट। क्या बनेगा 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फास्फेट बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ये देखिए CO2 इनकॉर्पोरेट कर रही है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5-फास्फेट बन रहा है। राइबोसिल 5-फास्फेट के बाद इसके बाद ये देखिए एस्पार्टेट यहाँ पे जुड़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है अमीनो इमिडाजोल कार्बोमोलेट राइबोसिल 5-फास्फेट बन रहा है। उस नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना अमीनो इमिडाजोल 4-सक्सिनिल कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बना। और यहाँ पे फ्यूमरेट क्या हुआ फ्यूमरेट निकला और यहाँ पे ये इसका क्लीवेज होगा। ये जो है हमारा लाइएज एंजाइम है और ये बड़ा सा जो है ये कंपाउंड जो है ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा हमारा अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बनाएगा। और यहाँ पे फिर से N10 फॉर्मिल THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये अपना देगा एमाइड ग्रुप देगा और क्या बनाएगा 5 फार्मेमिनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5-फास्फेट बनाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी और हमारा IMP बनेगा इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट उसके बाद AMP और GMP की सिंथेसिस होगी। ये देखिए इनोसिन मोनोफॉस्फेट एस्पार्टेट जुड़ा तो एस्पार्टेट से क्या बना एडिनिल सक्सिनेट बना, एडिनिल सक्सिनेट से एडिनोसिन बना। और इधर लेफ्ट में क्या हुआ यहाँ पे GMP बनेगा। IMP जो डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में हमारा जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट बना जो कि ग्लूटामिन की प्रेजेंस में हमारा GMP बनाएगा। और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं कौन कौन से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट GMP और ये IMP ये सब प्यूरिन बेसिस हैं। और सिंथेसिस हुई है किसकी प्रेजेंस में IMP जो है immediate precursor for formation of AMP and GMP aspartate condensed with IMP to presence of GTP to produce adenyl succinate which cleavage from AMP। और GMP किसकी प्रेजेंस में होगा ये NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेशन है ये।
और क्या करता है, जेंथोसिन मोनोफास्फेट बनाता है, फिर ग्लूटामिन देन ट्रांसफर एमाइड नाइट्रोजन टू जेंथोसिन मोनोफास्फेट टू प्रोड्यूस जीएमपी। इस तरह से हमारा जीएमपी और फिर जीएमपी बनता है। और 6 मर्केप्टोप्यूरिन इज एन इनहिबिटर ऑफ सिंथेसिस ऑफ एएमपी और जीएमपी। और 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो हैं इसके इनहिबिटर होते हैं। इट एक्ट एज एंजाइम एडिनिल सक्सिनेट ऑफ एएमपी पाथवे एंड आईएमपी डिहाइड्रोजनेज ऑफ जीएमपी पाथवे।